स्वागत है आपका न्यूज एट 10 में। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने सदैव अटल पर अर्पित की श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान की यात्रा पर। उदयपुर, निम्बाहेड़ा और अलवर में विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। झारखंड में आंदोलनकारी छात्र राज्य सरकार से आर पार के मूड में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मांगा इस्तीफा। आज राज्य के सभी जिलों में मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाएंगे छात्र। इंडोनेशिया में 24 घंटों के भीतर तीसरी बार आया भूकंप। 6.0 तीव्रता के झटकों से डोली टोमिनी की खाड़ी। मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हुई। राहत और बचाव अभियान जारी। और महिला हॉकी विश्व कप में भारत करेगा अपने अभियान की शुरुआत। पहले मुकाबले में चीन से होगा सामना। वहीं पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत का वेल्स पर जीत के साथ शानदार आगाज। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। अटल बिहारी वाजपेयी 1996, 1998 और 1999 में भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित अटल जी की समाधि सदैव अटल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अटल जी को याद करते हुए लिखा कि उनका दूरदर्शी नेतृत्व, सुशासन का संकल्प और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी 1951 में जनसंघ और उसके बाद 1980 में भाजपा के संस्थापक सदस्य थे। पार्टी की स्थापना होने के साथ ही वे इसके पहले अध्यक्ष भी रहे। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अष्टकमल का चरखा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अटल जी की समाधि सदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें वर्ष 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ।
आज देश अपने उस जन नेता को श्रद्धा से याद कर रहा है जिसने राजनीति को सिर्फ सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का संकल्प माना। जी हाँ, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री व भाजपा के संस्थापक भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं। अटल जी एक ऐसे देशभक्त राजनेता थे जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण देश सेवा को समर्पित कर दिया। एक ओर उन्होंने परमाणु परीक्षण व कारगिल युद्ध में पूरी दुनिया को भारत की शक्ति से परिचित कराया, वहीं दूसरी ओर उनकी मूल्य आधारित राजनीति ने पहली बार अंत्योदय व सुशासन की कल्पना को जमीन पर उतारा। अटल जी का विराट व्यक्तित्व व नेतृत्व भाजपा के हर कार्यकर्ता को राष्ट्र निर्माण के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री कार्यकाल निर्णायक फैसलों और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए जाना जाता है। पोखरण परमाणु परीक्षण से भारत की सामरिक ताकत का संदेश दिया, तो कारगिल युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व ने देश का हौसला बढ़ाया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसी परियोजनाओं से देश की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिली। लेकिन अटल जी की पहचान सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं थी। उनकी ओजस्वी वाणी, बेबाक अंदाज और कविता ने उन्हें राजनीति से आगे एक लोकप्रिय जननेता की पहचान दी। देश उनकी पुण्यतिथि पर उनके व्यक्तित्व, नेतृत्व और राजनीतिक विरासत को याद कर रहा है। इतिहास के एक लंबे कालखंड को खुद में समेटे अटल बिहारी वाजपेयी का सफर कई मायने में ऐतिहासिक रहा। ये सफर शुरू हुआ 25 दिसंबर 1924 को, जब वे ग्वालियर में पैदा हुए। उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत आजादी की लड़ाई से की थी और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के काफी करीब होने के कारण अटल जी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जनसंघ से की और जनसंघ के टिकट पर ही पहला चुनाव 1957 में बलरामपुर से जीता। उनकी हाजिर जवाबी और वाणी की ओज पूरे दम खम के साथ संसद में गूंजी। हम लोकतंत्र की इस विशेषता को वर्धमान करने के लिए कटिबद्ध हैं। अटल जी 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री भी रहे। बतौर विदेश मंत्री अक्टूबर 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में बोलते हुए अटल जी ने भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को पूरी दृढ़ता के साथ रखा। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। उनके जीवन का असली मोड़ आया साल 1980 में, जब भारतीय जनसंघ पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी की नींव रखी। यहां से अटल जी को एक नई सियासी रफ्तार मिली, जिसकी पहली धमक 1996 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दी। करीब 4 दशकों तक विपक्ष में रहने और जमीन पर कड़ी मेहनत करने के बाद वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका पहला कार्यकाल महज 13 दिन ही चल सका, लेकिन सरकार छोड़ते वक्त उनका दिया गया भाषण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। जनता ने 2 साल के भीतर ही वाजपेयी के हाथ में एक बार फिर से देश की बागडोर सौंपी और 1998 में उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बनी। प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए
और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। वाजपेयी 1999 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और केंद्र में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। राजनीति अगर उनके व्यक्तित्व का एक पहलू था, तो साहित्य और कविता से प्रेम दूसरा पहलू। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। 2015 में भारत रत्न से सम्मानित अटल जी 16 अगस्त 2018 को इस दुनिया से अलविदा हो गए। भले ही अटल बिहारी वाजपेयी आज हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनके शब्द, उनके भाषण, उनके विचार और समाज के लिए किए गए उनके काम हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। केड़ा मसाला होए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं। गृह मंत्री आज अलवर के विजयनगर ग्राउंड में सरस डेयरी परिसर के नवीन डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वे आधुनिक डेयरी अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रोसेसिंग और कैटल फीड प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री नए केंद्रीय सहकारी बैंकों के गठन की बड़ी घोषणा करेंगे। साथ ही तकनीक और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को रिमोट के जरिए सीधे उनके खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाएगी। इसके साथ ही गृह मंत्री राज्य के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री युवाओं के लिए रोजगार उत्सव के तहत 10,500 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। झारखंड के रांची में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 23वें दिन पहुंच गया है। इसके साथ ही छात्रों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि आज राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का भी घेराव करने की घोषणा की है। छात्र अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों का साफ कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकती तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कांग्रेस और राहुल गांधी से मांग की है कि अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वे JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लें। इससे पहले शनिवार को आंदोलन कर रहे छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची में तिरंगा यात्रा निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस गठबंधन उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई करने में विफल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची में निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें 2 ऐसे प्रदर्शनकारी भी शामिल थे जो व्हीलचेयर पर हैं और अनशन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा।
उनकी प्रमुख मांगों में जिन परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी मिली है उन्हें रद्द करना और भर्ती प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराना शामिल है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि हम मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं क्योंकि झामुमो और कांग्रेस नेता हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झामुमो नीत गठबंधन से समर्थन वापस लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारी जायज मांगों को जल्द पूरा कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं है। हम आपको 18 तारीख तक अल्टीमेटम देते हैं। अगर 18 तारीख तक हमारी जायज मांगों पर आप ठोस कदम नहीं उठाते हैं, जैसे सीजीएल अगर आप रद्द नहीं करते हैं, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई तमाम एग्जाम को अगर रद्द नहीं करते हैं, सीबीआई जांच नहीं करते हैं, 20 तारीख को सीएम आवास घेरावा झारखंड के तमाम छात्र नौजवान घेरेंगे और तब तक वहां हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं कर लेती है। ये जो सब भाषणबाजी कर रहे हैं, कभी फेसबुक में पोस्ट करते हैं, कभी राहुल गांधी जी को ऑडियो कॉल पर बात करते हैं, क्या समझ के? लेकिन हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, अनपढ़ गवार नेता नहीं है जो आपके बातों में आएंगे। धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। मेरा नाम प्रेम नायक है और सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है। मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज़्यादा जी पाएंगे। यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं गया क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्र नाथ महतो को ले गए, फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मंशा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे। अब मेरी स्थिति अच्छी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। उधर जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो पिछले 14 दिनों से अनशन पर हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें तिरंगा मार्च में शामिल होने से रोका। उन्होंने कहा कि वे तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस उन पर टूट पड़ी। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी प्रसारित हुए जिनमें महतो और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प देखी गई। महतो झारखंड के छात्र प्रदर्शनकारियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अस्पताल परिसर से बाहर जाने से रोक दिया। इसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। पहले तो बोला कि गाड़ी आ रही है, हम लोग लेके चलेंगे। अचानक क्या होता है कि हम पर हमला हो जाता है। पुलिस बहुत एग्रेसिव मोड पे टूट पड़ते हैं। पूरा ताकत के साथ हमको अंदर अकेले लॉक करना चाहते थे। पहली बात कि हमको अंदर अकेले में अंदर कर देंगे और बाहर से लॉक कर देंगे। तो मतलब कि कम से कम दरवाज़ा लॉक मत करिए, गेट को बंद मत करिए। उसी में पूरा पुलिस को जितना था टूट पड़ा और हमारे जो बचाव के लिए जो भी साथी लोग थे उनको पटक पटक के मारा गया। इस बारे में झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए। छात्रों की मांग जायज है और उन्हें उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, क्योंकि जेसीसी और जेपीएससी ने जिस प्रकार से जॉब को बेचा है, ये आजकल सब ओपन आ रहा है अखबारों में, ओपन सोशल मीडिया में किसी ने पैसे दे करके जॉब को खरीदा है। तो ये झारखंड के होनहार बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है और इसलिए तो बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई से जांच कराओ, और तो कुछ मांग नहीं कर रहे, छोटी सी बात कर रहे हैं। और बच्चों की उन मांगों को मान लेनी चाहिए। क्या है, जांच ही तो होगी, आखिर सुधारने का कोई तो हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी।
और चमोली टनल हादसे में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। हादसे में मरने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। शनिवार को बचाव दल ने पानी से भरी निर्माणाधीन टनल से एक और श्रमिक का शव बरामद किया। वहीं हादसे के बाद से लापता 2 अन्य श्रमिकों की तलाश अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम करीब 7 बजे टनल के अंदर अचानक पानी का तेज बहाव और मलबा घुस गया था। उस वक्त टनल में 22 श्रमिक काम कर रहे थे। हादसे में 12 श्रमिक घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक टनल में अचानक पानी आने की वजह से जमीन के नीचे मौजूद जल स्रोत यानी एक्वाफर के फटने को माना जा रहा है। पानी निकालने के लिए सेक्शन पंप और दूसरे आधुनिक उपकरणों की मदद भी ली जा रही है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभियान को तेज करने के लिए मौके पर अतिरिक्त संसाधन और उपकरण लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो रही है। राज्य सरकार के मुताबिक करीब 3 करोड़ 39 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। योजना के तहत राज्य के 1930 अस्पतालों को शामिल किया गया है, जिनमें 1303 निजी और 627 सरकारी अस्पताल हैं। लाभार्थी आधार कार्ड के जरिए अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, वे अस्पताल में ही अपनी पात्रता की जांच कराकर पंजीकरण करा सकेंगे। शुरुआत में ये योजना स्वास्थ्य साथी और प्रस्तावित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ चलेगी। 3 महीने की समीक्षा के बाद स्वास्थ्य साथी योजना को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। योजना के लिए केंद्र ने करीब 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। सरकार ने दावा किया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। उधर ईरान और अमेरिका संघर्ष के बीच लगातार प्रभावित होर्मुज के खुलने को लेकर एक और सकारात्मक उम्मीद जगी है। ईरान ने बताया है कि कई हफ्तों की बातचीत के बाद उसने ओमान के साथ होर्मुज में शिपिंग रूट मैप को लेकर सहमति बना ली है। हालांकि दोनों देशों के बीच समझौते की अंतिम बारीकियों पर अभी काम जारी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कथित बाधाओं के बावजूद पिछले 3 हफ्तों में ईरान ओमान बातचीत में सकारात्मक प्रगति हुई है। इस समझौते का उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री आवाजाही को सुगम और सुरक्षित बनाना है। फिलहाल ओमान और ईरान के बीच हुई बातचीत के बाद अब अंतिम रूप दिए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा जारी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने शनिवार को जारी एक इंटरव्यू में कहा कि होर्मुज में पैदा हुई अस्थिरता अमेरिका और इजरायल की अवैध कार्रवाई का नतीजा है। बघाई ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि 28 फरवरी 2026 तक होर्मुज में कोई समस्या नहीं थी और ये पूरी तरह खुला हुआ था। उन्होंने ये बात उस तारीख का जिक्र करते हुए कही जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर सैन्य हमले शुरू किए थे। ईरान में किसी अज्ञात स्थान पर और किसी अज्ञात तारीख को रिकॉर्ड किए गए इस इंटरव्यू के दौरान बघाई ने जलडमरू मध्य में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की बात माना। बताया उन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ये आक्रामकता की कार्रवाई है। तो न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।